हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल के आज के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो आज के सभी शिफ्टों पर आधारित आने वाले शिफ्ट के लिए एक और पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो जैसा कि शाम में 7:05 पे लगातार जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं उसके आधारित पर पूरे पेपर का हल दे रहे हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। तो जिनका भी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 नवंबर तक पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को एक बार जरूर हल करेंगे। वैसे तो 20 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। जैसा कि डेली रीजनिंग जो सवाल पूछे जा रहे थे बहुत ही इजी लेवल के पूछे जा रहे थे, लेकिन जो आज 16 तारीख के शिफ्ट में रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे वो थोड़े से कठिन सवाल पूछ लिया गया था। और मैथ में आपका अलजेब्रा के अधिक क्वेश्चन देखने को मिला था और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी अधिक सवाल देखने को मिला था। एडवांस के एक आध दो सवाल पूछे गए थे आज के सभी शिफ्टों में, और जीएस आज थोड़े से इजी देखने को मिला था। और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश जैसे आपके लगभग 19 से 20 शिफ्टों में पूछे गए, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आज के सभी शिफ्टों पर आधारित एक और पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है, ये 60 प्रश्न जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और सवालों से उनको आइडिया भी मिल सकता है कि सवालों का लेवल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो और उनका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कट ऑफ भी कितना जा सकता है, आपको इससे आइडिया मिलने वाला है। तो अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा, ओके। और अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस तारीख को होने वाला है, क्योंकि हमें क्लास प्रोवाइड करना है। 30 तारीख तक तो पेपर है, लेकिन ये हमें नहीं मालूम है कि कब कब पेपर है, क्योंकि एसएससी ने भाई साफ मना किया है कि कोई पेपर का एनालिसिस नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके आधारित पर पेपर तो हम आपको करवा सकते हैं। प्लस एसएससी ने ये भी गाइडलाइन नहीं जारी किया था कि एग्जाम इस डेट को होगा, केवल 12 नवंबर से पेपर उन्होंने स्टार्ट करवाए हैं। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा, ओके। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किसके रूप में जाना जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किसके रूप में जाना जाता है? तो कैंपोस के रूप में जाना जाता है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? बताइए, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये कथक के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिन मचाडो को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2025। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडारण क्या कहलाता है? बताइएगा कि नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडारण क्या कहलाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1991 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 7, रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1940 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कॉल करिए। सवाल क्या दिया है? निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था? तो बॉम्बे एसोसिएशन तो 1852 में हुआ था। और मद्रास महाजन सभा कब हुआ था दोस्त मेरे? 1884 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो सर जी 1876 में शायद हुआ था। बिल्कुल। इंडियन लीग कब हुआ था? तो 1875। तो बिल्कुल क्रम के हिसाब से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए बॉम्बे एसोसिएशन तो पहला आएगा क्योंकि 1852 कम है। उसके बाद 1875 यानी डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इंडियन लीग 1875। सी वाले पर 1876 इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। एडीसी देखिए किस ऑप्शन में है? तो देखिए डी वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एडीसी बी आपका 1884 जो कि मद्रास महाजन सभा है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो सीली भवन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एक काम आप करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि जैसे ही क्लास आएगी CHSL एग्जाम के लिए तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? बताइए किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य करती है? तो कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य करती है? तो मसाई जनजाति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करेंगे। ओके निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? बताइए किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए उड़ीसा राज्य की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 N भारत की किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सीडल है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रे से होकर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण एक ही है जो कि पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है?
कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा चीड़ है। कल साथ ही हमने आपको 7:05 पर एक रीजनिंग क्लास दिया था भाई, उस रीजनिंग के क्लास को आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे अपने पेपर से पहले, जिनका भी पेपर कल परसों जब भी होने वाला है। ओके, एक बार जरूर हल करिएगा। प्लेलिस्ट में पूरे क्लास को अपडेट है भाई, वो भी डेट वाइज, एक एक दिन का क्लास उस प्लेलिस्ट में अपडेट है। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करके जाइए। ओके, सभी क्लास को आप जरूर से हल करके जाएंगे भाई। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सा है? तो खरीफ की फसल तो चावल की होती है भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? कल तो शायद भारत की पहली मुख्यमंत्री पूछ दिया था सवाल में। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जार्जिया मेलोनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी करंट में सवाल पूछा जाता है। देखिए, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पूसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था, यानी किस वर्ष में नियुक्त किया? तो 1917 में नियुक्त किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो एडक्का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो ये लखनऊ घराने के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद आमिर खान ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाली मैचों यानी डबल मैचेस के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो लॉन टेनिस होती है उसमें युगल प्लेयर होते हैं, तो कोर्ट की चौड़ाई कितने फीट की होती है? तो 36 फीट की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? और साथ ही आज हमने सुबह 8 बजे भी एक ओरिजिनल पेपर का हल दिया आपको, तो इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस पेपर को आप हल जरूर करके अपने शिफ्ट में बैठिएगा। बताइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? लोटिया बताइए किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो राजस्थान की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। तो इंग्लिश के क्वेश्चन भाई सबसे पहले एंटोनिम आ गया ना, तो 3 सवाल एक ही शिफ्ट में पूछ रहे हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हलो का एंटोनिम बताइए। हलो का मतलब क्या होता है? हलो का मतलब होता है खोखला, जिसके अंदर कुछ नहीं रहता है, खोखला होता है उसे। निरर्थक भी बोल सकते हैं। जैसे क्राफ्टी का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? चालाक होता है। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? नकली होता है। स्पूरियस का मतलब होता है दोस्त मेरे नकली होता है। वर्थवाइल का मतलब क्या होता है? वर्थवाइल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण जिसे आप कहते हैं, महत्वपूर्ण और सार्थक भी जिसे आप बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, सार्थक। तो हलो का क्या हो जाएगा, खोखला क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आर्क्ड मतलब क्या होता है, जो धनुषाकार होता है, क्या बोलते हैं उसे, धनुषाकार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो प्रश्न आ रहे हैं भाई, एक तो इस तरह का रहा है, दूसरा आपका सेंटेंस दे दे रहा है, उसमें पूछ दे रहा है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अपेरेंटली, अपेरेंटली का स्पेलिंग सही है, जाहिर तौर पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाहिर तौर पर, ठीक। और कमेटी स्पेलिंग ठीक है, समिति ठीक है, फॉरेन जो विदेशी होते हैं ठीक है। इंटरप्ट, जिसे हम इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है पूरा, INTERRUPT, इंटरप्ट मतलब क्या होता है, रोकना। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। पैरेलल का स्पेलिंग ठीक है, मेडिटेरेनियन का ठीक है, मिसलेनियस का ठीक है कि पेक्युलर का ठीक है, बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त मेरे इसमें देखिए, जैसे पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है, क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन जिसे हम भूमध्य सागरीय बोलते हैं, इसका स्पेलिंग ठीक है। मिसलीनियस मतलब जो विविध जिसे बोलते हैं, मिसलीनियस आप क्वेश्चन को हल करते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। और पेक्युलर, पेक्युलर का मतलब जो अनोखा या अजीब जिसे हम बोलते हैं, उसका स्पेलिंग PECULIAR होता है। पेक्युलर मतलब अनोखा या अजीब। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पर्सनली रमेश वाज टू हिज विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर। बताइए भाई, इस सेंटेंस में आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि सवाल किसकी तुलना कर रहा है, बिल्कुल तुलना कर रहा है। तो इस सेंटेंस में तुलना की जा रही है, जैसे कि पर्सनली रमेश वाज, जब भाई याद रखिए तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, पर्सनली रमेश वाज मोर हेल्पफुल टू हिज विलेजर देन हिज ओल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनली रमेश जो है वो भाई अपने भाई से अधिक मदद करता है अपने भाई का, अपने गांव वालों का। तो क्या होगा, मोर हेल्पफुल होगा, ठीक है। याद रखिए दोस्त, कभी कभी मोस्ट हेल्पफुल भी देता है। तो मोस्ट हेल्पफुल कब होता है, जब तुलना ना 3 या उससे अधिक वस्तुओं के बीच में होता है, तब उस टाइम हम मोस्ट हेल्पफुल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस सवाल का मोर हेल्पफुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक और बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अंटिल, स्पेलिंग ठीक है। अंटिल मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, जब तक होता है, जब तक होता है। वायर्ड, वायर्ड का स्पेलिंग जिसे हम अजीब बोलते हैं, तो उसका स्पेलिंग WEIRD होता है, केवल WEIRE इसमें देखिए दिया, तो रॉन्ग है। वायर्ड का मतलब अजीब, वैक्यूम का मतलब सेपरेट मतलब अलग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जैक प्रोबेबली स्ट्रेंड हिज बैग एज द बॉक्स वाज टू हैवियर। मतलब जैक ने संभवतः अपनी पीठ पर दबाव डाला क्योंकि बक्सा बहुत भारी था। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है भाई, बताइए। तो दोस्त मेरे आप जानते हैं कि जो हैवियर है, यहाँ पे जो लास्ट वाला लिखा है हैवियर, ये तो भाई हैवियर जो होता है ना, वो पहले से ही किसी तुलना का रूप होता है। तो दोस्त मेरे जो हैवियर होता है ना, वो तुलना का रूप होता है पहले से ही। तो टू के साथ हैवी का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे। तो यही खंड क्या है, रॉन्ग लग रहा है भाई, टू हैवी होना चाहिए मेरे दोस्त। जैक प्रोबेबली ठीक है, स्ट्रेंड हिज बैग ठीक है, एज द बॉक्स वाज ठीक है, लेकिन टू के साथ हैवी होना चाहिए भाई। तो यही खंड क्या है, एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा दोस्त मेरे, टू हैवियर एक प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनएनिमेट का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, जिसे नॉन लिविंग थिंग हम बोलते हैं। बेजिंदा, जिसमें जान ही नहीं हो, क्या हो जाएगा, बेजिंदा बोलते हैं दोस्त मेरे, ठीक है। कार्टून को लाइफलेस मतलब कि बेजान, तो यही हो जाएगा लाइफलेस, जिसमें जान ना हो, लाइफलेस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। सवाल देखिए क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नकल डाउन का मुहावरा बताइए भाई। नकल डाउन, यदि हम आपको बोल दें कि आप नकल डाउन हो तो क्या आप बिल्कुल मान सकते हैं? आप नकल डाउन हैं, आप नकल डाउन करेंगे? बताइए। बिल्कुल, नकल डाउन का मतलब याद रखिएगा, गंभीरता से काम करना, बिल्कुल गंभीरता से काम करना या पढ़ाई शुरू कर देना, नकल डाउन का मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू स्टार्ट वर्किंग आर स्टडिंग हार्ड, गंभीरता से काम या पढ़ाई शुरू करना। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी अधिक खाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी बोलते हैं उसे। क्या फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी बोलते हैं। साइकोफेंट का मतलब जो चापलूस होता है, क्या, जो चापलूस होता है। मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो भाई ना, मिसोगैमिस्ट का मतलब इस टाइम तो लगन चल रहा है, जो विवाह से नफरत करता है, जो शादी विवाह से ना नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। और जो अधिक खाता है, अधिक खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए, आप सेंटेंस पढ़िए, बताइए दोस्त मेरे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार, निष्क्रिय, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। बहिष्कृत या निषेध, यानी किसी को समूह से बाहर कर देना। प्रोहिबिशन हो सकता है, बिल्कुल प्रोहिबिशन का ही तो मतलब होता है निषेध, किसी को समूह से बाहर करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूजन का जो बेस्ट मीनिंग हो जाएगा आपका कौन सा होगा? प्रोहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, यानी यह जिम्नास्टिक या करतब दिखाने वाले को क्या बोलेंगे? बताइए। जो जिम्नास्टिक या करतब दिखाते उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एक्रोबैट बोलते हैं। करतब दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं उससे क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब जो अपने स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की क्षमता रखता है उसको क्या बोलते हैं? द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की क्षमता, यानी द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। तो साथियों मैथ के क्वेश्चन कुछ कम ही करेंगे, लेकिन सारा आपका जो पेपर में पूछा उसके आधार पर। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो इसको कैसे हल करेंगे? 12 × 4 = 48 हो जाएगा, ठीक है। इनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13 वर्ष है, यानी 3 की आयु भाई तो 7, 12 और 13 वर्ष दे रखा है। तो चौथी लड़की की आयु पूछ दिया, तो देखिए 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, यानी ये 48 के बराबर हो जाएगा। और इनमें से 3 की जो आयु है वो दे रखा है 7, 12, 13, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और 48 में से घटा दीजिए, इनसे निकल आएगा। तो 7, 12, 19, 19, 13, 32। तो चौथी लड़की की आयु निकालना है तो 48 में 32 को कम कर दी तो 16 वर्ष हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन, तो 48 का मेरे दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में याद करिए। एक रेशियो वाला भी सवाल आ रहा है भाई, जैसे A रेशियो B रेशियो C पूछ दे रहा है। जैसे A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, तो आप सभी से A B C पूछ दे रहा है। ठीक है, देखिए इसमें SI पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट परसेंटेज में होता है जो कि 7%, टाइम आपका 3 वर्ष, तो बटे में 3 और बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है क्या, 25 चौका 100, 25 ते 75, 175 तिया कितना हो जाएगा 175 तिया, 3 5 15 5 1, 3 7 21 1 22 का 2 2, 3 1 3 2 5 यानी 525 हो जाएगा। तो भाई रुपीज में कितना आ रहा है 2500 पर साधारण ब्याज 7% और 3 वर्षों के लिए 525 रुपया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। एक और सवाल है भाई, 4 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ले गए राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। SI बराबर प्रिंसिपल कितना है 2500 है, रेट प्रतिशत में होता है 9%, टाइम 4 वर्ष बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, इस बार 25 चौका 100, 100 गुणे 9 यानी 900। SI बराबर कितना आएगा 900 आंसर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन, तो 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों किसी भी प्रश्न पे यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। 1/7, 2/5 और 3/15 का लघुत्तम समापवर्त यानी LCM ज्ञात करिए। आप सभी को 1/7 का, 2/5 का और 3/15 का एलसीएम निकालना है। तो जब बटे का रूप दिया रहता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर के यानी जो न्यूमरेटर होते हैं इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं और जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका हम एचसीएफ निकाल देते हैं और भाग करा देते हैं, आंसर आ जाता है। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 एलसीएम होगा भाई। जब 1 2 3 ऊपर के एलसीएम आप जब निकालेंगे तो 2 3 6 आएगा एलसीएम, और 7 15 5 का एचसीएफ कितना होगा 1 आएगा, तो कितना आएगा एलसीएम भाई 6 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब बटे वाला एलसीएम आप सभी से पूछे ना तो ऊपर वाले के न्यूमरेटर को आप एलसीएम निकाल दीजिए और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला रहेगा उसको एचसीएफ निकाल दीजिए और एचसीएफ को ना एलसीएम से भाग करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। एरिया बराबर क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लंबा आपका 15 दिया है और ब्रेथ यानी चौड़ा आपका 12 दिया। 15 गुणे 12 कितना 15 नाम 150, 15 नाम 30 यानी 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया बराबर। ओके 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करें। एक सवाल ये भी आ जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में 40 kg, 49 kg, 56 kg, 71 kg और 39 kg वजन के 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं पहले 40 49 प्लस 56 प्लस 71 प्लस 39 बटे में जितने संख्या उससे भाग करा देते हैं, 5 संख्या तो भाग करा दीजिए। चलिए पहले ऊपर को सभी को जोड़ते हैं 9 1 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 का 5 2, 3 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23 2 25 यानी 255 बटे में कितना आएगा तब 50 25 5 1 5 यानी 51 यानी उन परिवारों का औसत वजन केजी में कितना है 51 केजी है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। 5 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए भाई 5 लड़कियों को बैठाना है, पहले एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, 5 लोग को बैठाना है ना 1 2 3 4 5,
ठीक, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। तो साथियों यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी, कौन लड़की बैठी है हमें नहीं मालूम है। फिर देखिए पी जो है वो आर के ठीक बाएं बैठा है, तो आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, पी बैठा है। यदि साथी हम आर को यहाँ पे बैठा लेते हैं तो आर का राइट साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड किधर होगा, यानी बाएं पूछा नहीं लेफ्ट साइड में, तो दोस्त मेरे पी यहाँ हो जाएगा, तभी तो सत्य। नहीं तो आर, जब आर यहाँ पे बैठा है और वो अपना चेहरा इस केंद्र की ओर देख रहा है तो इसका राइट साइड इधर ही होगा ना, और लेफ्ट साइड इधर ही होगा, यानी लेफ्ट में बैठा है भाई पी आर के, तो आर के लेफ्ट में पी बैठ गया बिल्कुल। अब देखिए एक ही बचा है तो इसमें हम किसको बैठा लेंगे, पी आर एस टी बैठा, तो एक कौन नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा, तो क्यों यहाँ बैठाते। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है, टी के राइट साइड से, यानी पहले पे पी, दूसरे के पे आर, तीसरे के पे यस बैठा है, तो यस बैठा है, यानी टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी, यस लड़की बैठी है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को बताइए, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। सवाल क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 23 क्वेश्चन मार्क, 89, 177, 353, 705। बताइए दोस्त मेरे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है क्योंकि 23 के बाद ही क्वेश्चन मार्क दिया है। 89 दिया है, 177 दिया है, 353 दिया है, 705 दिया है। ठीक है, तो दोस्त मेरे इसमें ध्यान से देखिए आप, जैसे 89 से 177 आप जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ सकते हैं, 88 जोड़ सकते हैं कि नहीं, और 177 से आपको 353 जाना है, तो 77 में कितना जोड़ें, 88 का दुगना करते हैं 176, तो दोस्त मेरे 176 और 177 जोड़ेंगे तो 353 हो जाता है। फिर इसके बाद इस 353 से आपको 705 जाना है, तो 176 का दुगना कितना होता है, 352 होता है, तो 352 इसमें जोड़ दिया है। यानी दोस्त अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, 23 में यदि हम पहले 22 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 22 में हम जोड़ेंगे तो 45 आता है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ सकता है, क्योंकि देखिए 23 में 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 45 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे 89 आ जाएगा, तो 22 का दुगना जोड़ देंगे, तो 22 का दुगना 44, तो 45 और 44 को जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। फिर 89 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 177 हो जाएगा, तो 44 के दुगना 88 जोड़ देंगे 177 हो जाएगा। फिर 177 से 353 जाना है, तो 177 में हम यदि 88 के दुगना 176 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। यानी दोस्त मेरे 22 का दुगना 44 जोड़ा, 44 का दुगना 88, 88 का दुगना 176, 176 का दुगना 352, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 45 आंसर आया है, तो 45 देखिए ऑप्शन सी। तो इस सवाल का दोस्त मेरे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। हर शिफ्ट में ये सवाल दे रहा है भाई, कथन निष्कर्ष वाला। यदि आपने कथन बना लिया तो निष्कर्ष अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए पहला कथन क्या दिया है, सभी ग्रह क्या है, तारे हैं, यानी जो सभी ग्रह है, ग्रह को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, सभी ग्रह क्या है, तारे हैं, तो सभी ग्रह क्या है, तारे हैं, तारे को टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, सभी तारे आकाश गंगाएं, यानी ये सभी तारे हैं ना, ये क्या है, आकाश गंगाएं हैं। तो हमारा कथन बन चुका है। तो निष्कर्ष क्या बोला कि सभी तारे क्या ग्रह हैं, सभी तारे क्या ग्रह हैं, नहीं भाई कुछ तो आकाश गंगाएं भी है भाई मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, सभी तारे क्या ग्रह हैं, नहीं भाई कुछ तो यहाँ पे सभी आकाश गंगाएं भी हैं। क्या सभी ग्रह आकाश गंगाएं, बिल्कुल सभी ग्रह आकाश गंगाएं, उल्टा आपको सोचना है भाई इस सवाल में। तो सभी ग्रह यानी सभी जो ग्रह आकाश गंगाएं बिल्कुल हैं, यानी पहला तो भाई देखिए निष्कर्ष नहीं मैच किया, लेकिन दूसरा मैच कर गया, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो 4 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवाल हल होते हैं इस तरह का कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को 49 82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्टेम को 64 89 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा, तो हमसे बी का पूछा है। तो इसमें देखिए बेस्ट है, तो बेस्ट में 4 अक्षर हैं,
तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया हर एक अक्षर के लिए, 4 9 8 2। और स्टेम है STEM, स्टेम में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया है। तो हमसे सिंगल बी पूछ दिया, तो हम जब सिंगल पूछता तो हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। तो देखिए बेस्ट में तो बी है लेकिन स्टेम में बी नहीं है, इसका मतलब कि कॉमन वाला हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो दूसरा मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में इस्तेमाल होता है, तो इस कोड में। तो कोड में हम सभी नंबर को एलिमिनेट करते हैं। जैसे बेस्ट में देखिए 4 है और स्टेम में भी 4 है तो 4 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेस्ट में 9 है और स्टेम में 9 है तो 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेस्ट में 8 है और स्टेम में भी 8 है तो 8 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए जिसमें बी रहेगा उसी में आंसर आएगा, यानी बेस्ट में हमारा आंसर मिलेगा, यानी बेस्ट में केवल 2 नंबर बचा है तो 2 हमारा कोड हो जाएगा बी का। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी के लिए कोड क्या होगा, 2 होगा मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। AE10 किसी निश्चित प्रकार से CG20 संबंधित है, ठीक उसी प्रकार KO20 MQ30 संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए CG30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैसे AE10 जो है वो आपका CG20 संबंधित है। तो जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले हम नंबर को हल कर लेते हैं। 10 20 यानी 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अब इनका कोड कर दिया जाए, जैसे A 1 होता है, C 3 होता है, E होता है 5, G होता है 7। 1 से 3 प्लस 2 इसमें किया, 5 से 7 प्लस 2 इसमें किया, यानी अक्षर में प्लस 2 क्या है, नंबर में 10 किया है। तो पूछा किसका है, CG30 का। CG30 तो सबसे पहले नंबर में 10 जोड़ लेते हैं, 30 10 40 हो जाएगा। इसमें प्लस 2 करना है, इसमें प्लस 2 करना है। C होता है 3, G होता है 7, 3 2 5, 5 पे कौन अच्छा रहता है, E आता है, और 7 2 9, 9 पे I आता है, यानी EI40 हमारा आंसर हो जाएगा। EI40 देखिए दिया होगा D ऑप्शन, यानी CG30 का कोड किससे संबंधित हो जाएगा, EI40 हो जाएगा। प्लस 2 प्लस 10 क्या है, D ऑप्शन। भाई उम्मीद करूंगा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आ रही होगी, स्पीड तो सही है ना मेरे दोस्त, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अपना एग्ज़ाम डेट आप तो भाई क्लियर कर ही दीजिएगा हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है सवाल में, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है, तो यही हमें इस समीकरण में रखना है। चलिए रखते हैं, देखते हैं भाई कितना आंसर आता है। 12 भाग है तो भाग को तो गुणा में बदलना है, तो जहाँ जहाँ भाग होगा वहाँ पे हम गुणा रख देंगे, जहाँ जहाँ गुणा होगा वहाँ पे भाग रख देंगे। फिर 3 है, 3 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस प्लस को बदलना है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस रख देंगे। 8 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस से बदलेंगे। 16 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदल देंगे, 4 हो जाएगा। अब इसमें हम बॉड मास लगा सकते हैं, तो 12 3 36 इधर से हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 का भाग 16 में करा देंगे तो 4 बार में 36 8 44, 44 में से 4 कम कर दिए, 40 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आज के इस क्लास का। सवाल क्या दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में नथिंग टू हाइड को TMMK ऐसे लिखा जाता है और हाइड एंड सीक को MKWDIQ लिखा जाता है, तो इसी भाषा में हाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो हमसे दोस्त मेरे केवल हाइड का कोड पूछा है ना, तो पहले तो हम कॉमन चेक कर लेते हैं क्योंकि हाइड हमें दोनों में दिख रहा है। देखिए हाइड यहाँ पर भी है और हाइड यहाँ पर भी है, यानी दोनों में हाइड तो कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इन दोनों में कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा कोड में कॉमन मिल रहा है, तो MK देखिए, MK देखिए मेरे दोस्त, इसमें भी है और MK इसमें भी है। जिस तरह से हाइड जो हमसे पूछा था तो दोनों में कॉमन मिला था, तो उसी तरह भाई कोड में भी तो MK कॉमन मिल गया, यानी हाइड का कोड कितना हो जाएगा, MK हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली यह 60 क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों पर आधारित पूरा कर लिया भाई। जिनका भी पेपर है आने वाले शिफ्टों में, इस पेपर को एक बार जरूर हल करेंगे। ओके, और भी किसी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और एक बात आप जरूर बताइएगा कि जो आपने अपना सेल्फ एग्ज़ाम सेलेक्ट किया था, कि आपको वही आपका सेंटर मिला है, वही शिफ्ट मिला है, वही शहर मिला है, कि कुछ दूसरा मिला है।
एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और अपना एग्ज़ाम डेट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।